मिडी रिवर्स ने अपने सन इन लॉ और 4 दोस्तों के साथ बेनिंगटन शहर के पहाड़ों पर शिकार करने के इरादे से आया हुआ था। ये वही एरिया था जहां से कुछ ही दूरी पर वो जगह थी जिसका नाम सुनकर अक्सर लोगों की रूह कांप जाती थी। उस जगह का नाम था बेनिंगटन ट्रायंगल। बेनिंगटन ट्रायंगल एक ऐसी जगह थी जहां से बहुत से लोग गायब हो चुके थे। वहां जाने से अक्सर आसपास के लोग बहुत ही घबराते थे। बहुत से लोग ये मानते थे कि वहां कोई बुरी ताकत बसती है, इसलिए वो लोग अक्सर बेनिंगटन ट्रायंगल से दूरी ही बनाकर रखते थे। बेनिंगटन ट्रायंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। उन कहानियों में से एक थी कार्ल की कहानी। कार्ल भी मिडी की ही तरह एक शिकारी था। वो 1943 में बेनिंगटन ट्रायंगल के बिल्कुल बीच ही एक पहाड़ी जिसका नाम ग्लास्टनबरी था, वहां पर शिकार करने के लिए आया हुआ था। कार्ल वहां पर अपने कजिन हेनरी के साथ आया हुआ था। दोनों ही भाई कुदरत की वादियों का मजा लेते हुए घूम रहे थे। दोनों को ही शिकार का इंतजार था, लेकिन उन्हें कोई शिकार मिला नहीं था। फिर उन दोनों ने अलग अलग डायरेक्शंस में शिकार ढूंढने का फैसला किया। वो दोनों शिकार की उम्मीद में अलग हो गए। दोनों ने ये फैसला किया था कि उन दोनों को ही अगर कोई शिकार नहीं मिला तो वो सूरज ढलने से कुछ देर पहले ही वापस उसी जगह पर मिलेंगे जहां पर वो खड़े थे। दोनों अलग होकर इधर उधर शिकार ढूंढने लगे। हेनरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी जानवर नहीं मिला। उसका चेहरा इस बात से लटक सा गया था। जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो वो तय जगह पर समय से पहले ही पहुंच गया और कार्ल का इंतजार करने लगा। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी कार्ल वहां पर नहीं आया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हेनरी का डर भी। उसे सिर्फ अपने लिए डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो कार्ल के लिए भी परेशान था। उसने बेनिंगटन ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था। हालांकि उसे विश्वास नहीं होता था जब लोग कहते थे कि उस बेनिंगटन ट्रायंगल में कोई डरावनी शक्ति है। लेकिन रात के समय अकेले जंगल में रहने से किसी को भी डर लग सकता है। किसी की भी हालत टाइट हो सकती है, और हेनरी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लगा था। हेनरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कार्ल के बिना लौट जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने कार्ल को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे फिर भी वो कहीं नहीं मिला था। अंत में रात और ज्यादा अंधेरी ना हो जाए, इस डर से वो वहां से चला गया। उसे उम्मीद थी कि सुबह तक कार्ल वापस लौट आएगा, लेकिन सुबह होने पर भी उसे अपने भाई कार्ल हेरिक के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसलिए वो दोबारा बेनिंगटन ट्रायंगल के पहाड़ के बीच में बस एक पहाड़ जिसका नाम ग्लास्टनबरी था, वहां पर अपने कुछ और शिकारी दोस्तों के साथ कार्ल को ढूंढने के लिए गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढा। कार्ल की तलाश में उन लोगों ने घंटों लगा दिए, लेकिन उन्हें कार्ल नहीं, कार्ल की लाश मिली। कार्ल की लाश की हालत बहुत ही अजीब थी। उसे देखकर किसी को लग रहा था कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया था, और किसी को लग रहा था उसे मारने के पीछे किसी इंसान का हाथ था। इन एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस की दुविधा को दूर करने के लिए जब पुलिस ने कार्ल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तब उसकी रिपोर्ट में जो कुछ भी उनके सामने आया था वो जानकर सब हैरान रह गए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कार्ल को किसी ने स्क्वीज कर दिया था, यानी किसी ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया था। क्योंकि उसके रिब्स टूटे हुए थे और उसके रिब्स के टूटने के कारण उसके लंग्स पंचर हो गए थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। ये तो थी 1943 की बात। अब वापस आते हैं 1945 में, जहां मिडी रिवर्स अपने सन इन लॉ और बाकी साथियों के साथ में शिकार पर निकला हुआ था। वो सब लोग वहां बहुत खुश थे। सोचिए, जब उस दौर में
जब पोल्यूशन नहीं हुआ करता था, तब बेनिंगटन का वो जंगल कितना खूबसूरत लगता होगा। मिडी और उसके साथी मंजे हुए शिकारी थे। वो लोग दिन भर जंगल में भटकते रहते और रात में अपने कैंप में बैठकर शराब पीते रहते। उन सब लोगों ने ना जाने कितने ही मासूम जानवरों का शिकार किया होगा और शायद इसलिए जंगल भी उन लोगों से नाराज हो गया था। शायद इसीलिए ही वो सब हुआ जो होना नहीं चाहिए था। अब हुआ यूं कि एक रोज मिडी और उसका सन इन लॉ जंगल में अकेले टहल रहे थे। उस वक्त दोपहर के लगभग 1 बजे हुए थे। वहां ठंड होने के बावजूद भी तेज धूप निकली हुई थी। मिडी का सन इन लॉ चलते चलते थक गया था, लेकिन मिडी का मन अभी भी नहीं भरा था। वो और भी आगे जाना चाहता था। कुछ देर तक अपने ससुर का मन रखने के लिए वो उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद मिडी के सन इन लॉ ने हार मान ली। वो अपने फादर इन लॉ से बोला, डैड, अब मैं इससे आगे और नहीं चल सकता। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो थकान के मारे बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका ये हाल देखकर हंसते हुए उसके फादर इन लॉ मिडी ने उससे कहा, बरखुरदार, तुम्हारा तो इस उम्र में ये हाल है और मुझे देखो, मैं 70 से ऊपर का हूँ, फिर भी अभी तक नहीं थका। अपने फादर इन लॉ की बात सुनकर वो भी हंसने लगा। फिर अपने फादर इन लॉ की तरह ही मजाक करते हुए बोला, मैं क्या करूं डैड, आपकी बेटी मुझे कुछ काम ही नहीं देती। बैठे बैठे खाने की आदत जो हो गई है, इसलिए मेहनत करने के कारण जल्दी थक गया हूं। अब सन इन लॉ की बात सुनकर मिडी जोर जोर से हंसने लगा। वो उससे बोला, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है? जिसे खुद पर हंसना आता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे ही इंसान से की है। मिडी का सन इन लॉ उसकी बात सुनकर खुश था। अब वो अपने फादर इन लॉ से बोला, बस अब मैं एक कदम भी और आगे नहीं चल सकता। वैसे भी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, बाकी सब लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अगर हम यहाँ से और आगे गए तो कैंप साइट तक लौटते लौटते हमें रात हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि यूं जंगल में अकेले देर रात तक भटकते रहना ठीक होगा। मिडी का सन इन लॉ चिंता में था, लेकिन मिडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने सन इन लॉ से बोला, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में बिताई है। जंगलों के रास्ते औरों को पेचीदा लगते होंगे, लेकिन मेरे पास हर प्रॉब्लम का तोड़ है। अगर हम आगे गए तो मैं शॉर्टकट भी जानता हूँ। हम लोग आराम से 4 साढ़े 4 बजे तक लौट आएंगे। उसकी बात सुनकर मिडी का सन इन लॉ सोच में पड़ गया। उसे सोचते हुए देखकर मिडी बोला, चलो भी यार, क्या सोच रहे हो? इस पर वो बोला, नहीं डैड, मेरा आज का कोटा पूरा हो गया है, मैं इससे आगे और नहीं चल सकता। मिडी कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा करो, जिस रास्ते हम आए हैं तुम उसी रास्ते वापस लौट जाओ। मैं थोड़ी दूर और सैर करके आता हूँ। मिडी की बात सुनकर उसका सन इन लॉ थोड़ा टेंशन में आ गया। वो उससे बोला, नहीं डैड, मुझे नहीं लगता कि आपको भी इतनी दूर जाना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम दोनों ही कैंप साइट वापस लौट जाएं। उसका सन इन लॉ ठीक कह रहा था। वो 1945 का दौर था। तब हाइकिंग और बाकी चीजों के लिए इतने औजार नहीं थे जिस तरह से आज के जमाने में आते हैं। ना ही आज की तरह किसी के पास किसी से कंपास आते थे कि अगर कोई भटक गया हो तो सही दिशा में वापस ले जाए, और ना ही कोई गूगल मैप था। ऐसे में रिस्क लेना सही नहीं था। पर मिडी कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो इतराते हुए अपने सन इन लॉ से बोला, यार तुम फिक्र क्यों करते हो? मैंने कहा ना तुम्हें कि मेरी आधे से ज्यादा जिंदगी जंगलों में बीती है। मैं आराम से वापस लौट आऊंगा, तुम जाओ। अपने फादर इन लॉ की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाया और कैंप साइट को लौट गया। लेकिन शायद उसके सन इन लॉ को मिडी अपने फादर इन लॉ की यही बात नहीं माननी चाहिए थी। उसे उनके साथ ही रहना चाहिए था, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसका खतरा मिडी पर अपने सन इन लॉ के जाते ही मंडराने लगा था। क्या होता है मिडी